चलिए सभी कैंडिडेट, आज आपका जो वीडियो का टेस्ट हुआ था उस वीडियो के टेस्ट के रिगार्डिंग आपके मैथ के जो क्वेश्चन है उस मैथ के क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं आपके सामने। और मैथ के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के आपके आज के पेपर में आपने चेक करा होगा तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आपके सामने पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपके पास में सिंप्लीफिकेशन का लेडर बेस क्वेश्चन है। लेडर बेस का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, आप जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन को सोल्व करो, हमेशा एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पर हर जगह पर तुम्हारे पास एक दिख रहा है, हर जगह पे तुम्हारे पास एक दिख रहा है, राइट साइड में चेक करोगे यहां पे सारे के सारे न्यूमरेटर जो दे रखे वो अंश दे रखे वो भी क्या बताओ एक है। तो इसके देखो 3-4 अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्टली सोल्व करने का ये फॉर्मेट बताता हूं कि जिसके अंदर अगर हमारे पास में ये वाली वैल्यू एक है, यहां भी हर वाली वैल्यू हमारे पास में एक है। सिंगल अगर आप ये चेक करोगे तो इसमें पहला जो टाइप होता है वो पहला टाइप तुम्हारे को इस एग्जाम में जो हमारा क्वेश्चन मिला है उस क्वेश्चन में ये करना आपको कि एक तरीका होता है कि नॉर्मली एलसीएम लेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लेकिन अगर डायरेक्टली तुम्हें सोल्व करना है तो सभी कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम के अंदर ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, जब भी ऐसा लेडर आ जाए तो लेडर को तरीके से समझना कि आपके पास हर जगह पे 1 दिखेगा, यहां भी 1 दिख रहा है, लेकिन आपके पास एक जगह पे वैल्यू क्या बताओ 2 आ रही है। ये वाली वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। तो आप अगर इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले तरीका क्या है, आपके पास में लास्ट जो 2 डिजिट है, लास्ट वाले जो 2 डिजिट है, यहां ये जो दे रखा है वो क्या बताओ अंश जिसको बोलते हो आप, ये क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। एक जो दे रखा है वो जो अंश है, अंश को हम क्या बोलते हैं बताओ न्यूमरेटर हो जाएगा। और ये आपके पास में हर जो होता है कौन सा हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा। यानी 1/2 जो हमें लास्ट डिजिट जो 2 दे रखे हैं, इन लास्ट 2 डिजिटों को सबसे पहले आप क्या लिखोगे, शुरुआत में लिखोगे 1, उसके बाद दूसरा जो नंबर है वो क्या लिखना है तुम्हें 2। मतलब लास्ट के 2 डिजिट में अंश आपको सबसे पहले रखना, हर आपको उसके बाद लिखना है। उसके बाद का काम क्या होगा कि यहां सिंबल कौन सा है माइनस, उसके बाद सिंबल कौन सा है प्लस, उसके बाद सिंबल कौन सा है प्लस, उसके बाद सिंबल कौन सा है प्लस, फिर कौन सा है प्लस। तो यहां से आप सिंबल को लिखोगे। मैं सीधा तरीका जो आप डायरेक्टली सोल्व कर पाओ उसका तरीका समझ लेना। सबसे पहले कि आपके पास में जो फ्रैक्शन वैल्यू लास्ट वाले होते हैं वहां तुमने रख दिया 1, उसके बाद रखा 2, फिर आप यहां सीढ़ी जब चढ़ते हो तो नीचे से स्टार्ट करते हो। सबसे पहला सिंबल कौन सा हो गया माइनस का है, उसके बाद सिंबल कौन सा है प्लस का है, उसके बाद सिंबल कौन सा है प्लस का है। तो आपके पास 1 2 3 4 प्लस हो जाएंगे। तो यहां तुम्हारे पास वैल्यू पता चली कि सर पहला काम करेंगे यहां पे अंश रखेंगे, उसके बाद हर रखा जाएगा। तो 1 रखा 2 रखा, सिंबल माइनस प्लस प्लस दे रखा है, ठीक है लिख दिया। अगली जो स्टेप है ये माइनस आपको ये कहता है कि आप इन दोनों को, ये माइनस किधर देखेगा 2 की तरफ देखेगा, वो इस 2 को ये बोलेगा तू माइनस हो क्या, तू क्या हो गया माइनस हो क्या। तो 2 और -1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, वो यहां लिख देना। अब ये जो 1 है इसके ऊपर सिंबल प्लस का है, ये बोलेगा तुम जुड़ के आओ। मतलब आपको हर एक 2 डिजिट का जो ऊपर सिंबल दिया होगा वो तुम्हें बताएगा कि अगर ये 2 वैल्यू आपके पास में माइनस है तो वो बोलेगा तू घट के आएगा माइनस होके आएगा। अगर वहां सिंबल प्लस का है तो बोला जाएगा साहब ये प्लस होकर आएगा। तो तुम्हारे पास में 1 जो दे रखा है ये इसको बोलेगा, क्योंकि आपके पास सिंबल किसका दे रखा है प्लस का दे रखा है, तो 1 और 2 कितना हो गया 3। ये प्लस इसको बोलेगा तुम जुड़ के आओ, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 4 इसको बोलेगा तुम भी ऐड हो के आओ, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, और ये 7 इसको बोलेगा तुम भी ऐड हो के आओ, बताओ कितना हो जाएगा 11। अब तुम्हारा आंसर खत्म हो गया। अब तुम्हें एक ही स्टेप में आंसर टिक करना है। लास्ट जो नंबर है, लास्ट जो डिजिट है वो हमेशा ऊपर रखना, उसके जस्ट पहले जो नंबर है वो कहां रखना नीचे। तो बताओ तुम्हारे पास में ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब भी तुम्हें कोई लेटर बेस्ड क्वेश्चन आए सबसे पहला काम का क्या करोगे 1 रखा 2 रखा, उसके बाद सिंबल माइनस का प्लस का वो सिंबल रख दिया। माइनस इसको ये बताएगा तुम घट के आओ, प्लस इसको ये बताएगा तुम ऐड हो के आओ। तुम्हारे पास में पहला ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 11/7। चलिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सीधा सा फॉर्मूला एक सीधा सा कि 40 सम का मतलब क्या हो गया इवन नेचुरल नंबर। कौन से नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर। तो आपको फॉर्मूले जो 7-8 फॉर्मूले होते हैं उनमें से एक फॉर्मेट पता होगा कि हमेशा ध्यान रखोगे जब भी हमारे पास में प्रथम, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। यानी प्रथम 40 जो सम संख्याएं हैं उनका तुम्हें कभी एवरेज पूछे तो फर्स्ट आपके पास में n इवन नेचुरल नंबर आए तो इनका जो एवरेज होता है, इनका जो औसत होता है उसका फॉर्मूला होता है n+1। तो सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा कि सर 40 + 1 कितना हो जाएगा, हमारे पास में आंसर आ जाएगा 41। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा इसके बाद चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन जो दे रखा था, यहां दे रखा है कि हमारे पास में 3 शून्येतर वास्तविक संख्या है ए, बी और सी, और यहां ये बोला गया a/2, b/3, c/4, ये इसके इक्वल है, तो k का मान बताओ। तो सबसे पहले एक बात बताओ, तुम्हारे को एक छोटा सा कंसेप्ट यूज करना है कि ये जो सारी वैल्यू बराबर है, मैं इन सबको किसी एक नए नंबर के बराबर मान लेता हूं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये किसके बराबर रखे। तो कोई अपना एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, वो नंबर मान लिया साहब मैंने x, कि x ही किसके बराबर है, a/2, x ही किसके बराबर है, b/3, x ही किसके बराबर है, c/4, x ही किसके बराबर है, जो डिजिट दे रखा है उसके बराबर है। अब आप यहां से एक ही वैल्यू कैसे पता करोगे? अगर मैं इन दोनों को सोल्व करता हूं तो ये 2 इधर आकर मल्टीपल हो जाएगा, तो यहां से एक ही वैल्यू तुम्हारे पास निकल कर आएगी 2x। अगर मैं b का कॉम्बिनेशन x के साथ बनाता हूं तो हमारे पास बन जाएगा सर b बराबर कितना हो जाएगा, 3 इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x हो गया। तीसरा जो कॉम्बिनेशन हमारे पास c/4 है, 4 किससे मल्टीपल हो जाएगा, x से, तो बताओ हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा 4x। आई बात समझ में? यानी a/2 है तो 2 किससे गुणा हो जाएगा, x से, a आ जाएगा। a को हिडन रखा, 3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, 3x हो जाएगा, किसके बराबर है, b के। c/4 क्या हो जाएगा, 4 मल्टीपल होगा x से, तो किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। ये तुम्हारे पास एक की तीनों वैल्यू आ गई। अब इन सभी वैल्यू को पुट करना इस वैल्यू में, तो आप क्या करोगे कि सर 2 इंटू एक की वैल्यू क्या थी, 2x, माइनस क्या दे रखा बताओ, 3 इंटू बी की वैल्यू क्या थी बताओ, 3x, प्लस 5 इंटू सी की वैल्यू क्या बताओ, 4x, डिवाइड में क्या दे रखा है, k दे रखा है। अब बताओ वो वाला डिजिट भी तो किसके बराबर रखा जा सकता है, उस जो हमने वैल्यू मानी थी कांस्टेंट x के बराबर, तो यहां रख दूंगा मैं x। यहां तक समझ आ गया होगा। अब तुम्हें इस k को मल्टीप्लाई करना x से, तो यहां कितना हो जाएगा, ऊपर 4x हो गया, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और 5 4 कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, बराबर हो गया क्या सर, kx। अब तुम्हें एक ही बात यूज करनी है कि अगर kx के बराबर तुम्हें वैल्यू, हमें x की वैल्यू पूछी है, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, उधर सारे वेरिएबल x के मल्टीपल में है, मतलब क्या हो जाएगा, 4 में से 9 गया तो माइनस का 5, 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। और एक बात बताओ, अगर kx इज इक्वल टू 15x है, तो आप सीधा सीधा x को x से कट कर दोगे, तुम्हारा सीधा सा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 15। तो जब भी तुम्हें ऐसे कोई वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन मिले, हमेशा इसको इसके रिप्रेजेंट में कि जो कांस्टेंट वैल्यू मानोगे, हमारी आदत होती है हमारी जगह पर के मानते हैं, लेकिन आपके पास के पहले से प्रोवाइड करवा दिया जाए तो आप उसकी तरफ से अल्फाबेट में कोई भी एक नंबर मान सकते हो। तो जैसे आपने माना यहां पे x, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन था। ये तुम्हारे पास एक परसेंटेज का जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला काम क्या है कि एक चुनाव में कितने उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार है। तो आप सबसे पहले जब भी वोट बेस पर क्वेश्चन आते हैं, चुनाव के मतों पर कभी क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले माने जाते हैं टोटल वोट। और टोटल वोट चाहे तुम्हें बता रखा हो चाहे ना बता रखा हो, हमेशा हम कितना परसेंट मानते हैं, 100% मानते हैं, यानी 100% किसी गांव में टोटल वोट रहे होंगे। अगला बोल रहा है उम्मीदवार ने कुल मतों का, यानी ये जो टोटल वोट है इनमें से कितना परसेंट, क्या सर 56%। और इन टोटल उम्मीदवारों में से 56% मत उसने प्राप्त करे किसी एक कैंडिडेट ने। और ये बताओ कि एक उम्मीदवार को अगर टोटल का 56 मिला तो 100% ये जीता होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर 50% से ज्यादा वैल्यू आ गई तो इसका मतलब आधे से ज्यादा है, आधे से ज्यादा तो 100% वो विनर है। दूसरा कौन सा रहा होगा, क्या सर दूसरे वाला हारने वाला रहा होगा। तो आप 100% कैसे बताओगे, 100 में से 56 वाला जीत गया, तो बताओ 100 में से अगर मैं 56 माइनस करता हूं तो कितने वाला, क्या सर 44% वाला हार जाएगा कि नहीं हार जाएगा। आई बात समझ। अब हमें क्या दे रखा है कि यहां दे रखा है टोटल मत जो वो कितने बताओ, 7200 मत है, और 7200 मतों से चुनाव जीत गया। कई बार क्या बोलता है कि 7200 वोट मिले जीतने वाले को, बट उसने क्या बोला है, इतने वोटों से जीत गया। तो किसी से कितने वोटों से हार जाए, किसी से कितने वोटों से जीत जाए, हमेशा उन दोनों को जितना परसेंटेज मान मिलता उनका अंतर ही बताया जाता है कि मतलब उससे वो उतना वोट ज्यादा लाया। तो एक बात बताओ, यहां 44% से 56% की तरफ जाता हूं तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, क्या सर इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है कितना बताओ, 12% आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये 12% जो डिजिट है वो किसके बराबर है, कि सर वास्तव में अंतर दे रखा है मेरे को 7200, और वो ही अंतर किसके बराबर दिख रहा है तुम्हें, 12% के। तो आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, 7200 वैल्यू आ गई 12% की। अपने को किसकी वैल्यू पूछी है बताओ, कुल मतों की संख्या, तो अपने को इसमें जिसका भी मान पूछे उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर कितने वोट लाया जीतने वाला तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 56 से। कितने वोट लाया हारने वाला किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 44 से। अगला बोल रहा है जीतने टोटल वोट कितने हैं, तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो यहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा 600, और ये बताओ 60,000 टोटल वोट हो गया। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा राइट आंसर हो गया। चलिएगा अगला हमारा जो क्वेश्चन है,
अगले क्वेश्चन में दे रखा है कितने समय में, यानी टाइम पूछा गया, और 800 रुपए 10% की दर से। अब ये वाला जो फॉर्मेट है ना, हाफ ईयरली जिसको बोला जाता है, 6 माही जिसको बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है, जब भी तुम्हें किसी क्वेश्चन में हाफ ईयरली बोले यानी आपको 6 माही बोले, तो हमेशा ध्यान रखना कि आप चक्रवर्ती ब्याज के कंसेप्ट में जब भी तुम्हें 6 माही की बात करे, इसका मतलब होता है कि अगर 12 महीने यानी वार्षिक की बात करने का मतलब हो जाएगा एक साल में कितना पैसा मिला। लेकिन अगर 6 माही की बात करता है तो इसका मतलब 6 महीने से उसके घर पे 2 बार पेमेंट लेने के लिए ब्याज, जिसने ब्याज पर पैसा दिया वो लेने जाएगा। तो कंसेप्ट क्या हो गया, जब जब 6 माही की बात करी जाए हमेशा ब्याज की दर क्या हो जाती है, आधी, और समय क्या हो जाता है कि सर 2 से गुणा हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है। अब ये बताओ, यहां ब्याज की दर दे रखी थी 10%, डिवाइड कर दोगे 2 से, तो अपने को जो क्वेश्चन में सोल्व करना है वो ब्याज की दर कितनी काम में आएगी, 5%। और अपने को जो टाइम दे रखा था वो कितना दे रखा है बताओ, सर अपने को टाइम पूछा है तो अपने पास जो भी टाइम आएगा वो सर 2 गुना होकर आएगा, यानी वो कितने के बराबर आएगा, 2 × t के बराबर आएगा। ठीक है, अब जब भी आप कभी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज पे कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो तो हमेशा ध्यान रखना अमाउंट जो होता है वो कहां लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। प्रिंसिपल हमेशा कहां लिखा जाता है बताओ, नीचे लिखा जाता है। मतलब आपके पास में फॉर्मेट ये है, इसको मैं अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा कि सर मिश्रधन जो होता है वो हमेशा कहां लिखा जाएगा, ऊपर, और प्रिंसिपल या मूलधन जो होता है वो हमेशा कहां रखोगे, डिनोमिनेटर में रखोगे, हर में रखोगे, और यहां जितने साल का टाइम है वो ऊपर लगा दिया जाएगा। अगर ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी कि सर अपने पास में परसेंटेज पर आधारित जो कंसेप्ट है, यानी आप बताओ कि 5% की दर है तो 5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/20, मतलब 20 रुपए किसी को उधार देते हो तो एक तुम्हें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। जैसे आप बताओ कि 5% वैल्यू किसके बराबर होगी, फ्रैक्शन मान 1/20। इसका मतलब यह है तुम अगर किसी को 20 रुपए उधार देते हो, अगला तुम्हें ब्याज के साथ लौटाएगा 1 रुपया जोड़कर, तो मतलब कितना हो जाएगा, 21/20। आगे बात सुने, तो यहां तुम क्या लिखोगे कि सर 21/20 लिखा, इसकी जितनी पावर होगी, इस अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल की जितनी पावर होगी, दोनों हमेशा क्या होंगी, बराबर होगी। मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास मिश्रधन दे रखा है 9261 और यहां पॉइंट दे रखा है ये, और यहां दे रखा है 800 रुपए। पॉइंट के आगे डिजिट हटाऊंगा, यहां आ जाएगा 8000, और यहां भी टाइम क्या होगा, सेम। यानी जब भी आप समय ज्ञात करो तो हमेशा ध्यान रखना अमाउंट कहां लिखना है, ऊपर, प्रिंसिपल कहां रखना है, डिनोमिनेटर में, हर में। दूसरी बात कि सर जितना कटे उतना काट देंगे, लेकिन ये नहीं कट रहा। उधर भी अगर काटना चाहे तो जितना कटे उतना काट दें, नहीं कट रहा, कट जाए तो ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये बताओ 21 की कितनी पावर है, ये बताओ 20 की कितनी पावर है। तो कोशिश करा करो 25 तक के क्यूब हमेशा याद रखा करो, या स्क्वायर याद रखा करो 36 तक के। तो 21 की पावर कितना है बताओ, साफ साफ दिख रहा है सर, पावर यहां पे 3 है, तो बताओ टाइम कितने साल का हो गया, 3 साल का। अब 3 साल का जो टाइम है वो कौन सा था कि सर वो 2 गुना होने के बाद आया था। मतलब ये बताओ 2 × t बराबर कितना, 3 साल, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 साल। तो हमें तो पहले वाला टाइम पूछा था जो क्वेश्चन में दिया होता है, तो सीधा सीधा आंसर टिक कर दोगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहां दे रखा है 78,000 रुपए को 6 से 2/3% प्रतिवर्ष की दर से 9 माह बाद। तो हमेशा ध्यान रखना साधारण ब्याज में टाइम जो होता है वो हमेशा कौन सा होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए। तो 9 महीने को अगर मैं वार्षिक में बदलूंगा तो 9/12 क्या हो जाएगा बताओ, वर्ष हो जाएगा। इतना वार्षिक ईयरली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमेशा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में टाइम कभी भी क्या होना चाहिए, वार्षिक। 2-3 तरीके से होता है, या तो पहले से 2-3 साल 4 साल बोल देता है, या फिर महीने में बोले तो मंथ को अगर आप ईयरली बनाओगे, भाग दोगे उसमें 12 का। उसके बाद अगर दिन की बात करता है, डे दे देगी मेरे को 60 दिन का ही ब्याज चाहिए, तो 60/365 लगा सकते हो। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कई बार 366 भी कर सकते हो, वो क्वेश्चन में दिया होगा। तो आप उसको हमेशा साधारण ब्याज में जो समय रखना है वार्षिक रखना है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तुम जानते हो कि सर मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टे कितना हो जाएगा, 100। ये साधारण ब्याज को रिप्रेजेंट करता है। अगले ने सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा था, सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालोगे। प्रिंसिपल कितना दे रखा है कि सर 78,000 दे रखा है। समय कितना दे रखा है, समय हमने कैलकुलेट करा 9/12 हो जाएगा। इंटू रेट कितनी दे रखी है, तो देखो 6 3 18 8 2 कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। बट्टे में लगाना है क्या सर 100, तो यहां 2 0 से 2 0 कट जाएगा। और अगर हम चेक करते हैं तो और कौन सी वैल्यू कट रही है यहां पे, उतने उसको काट सकते हो। 3 से काटे तो 3 बार, 3 से काटे 4 बार,
4 से काटेंगे 5 बार, 780 को अगर 5 से गुणा करता हूं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सर 3900। तो बताओ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सीधा सा यहां थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना था तुम्हें कि जो हमें समय दे रखा होता है उसको किस में कन्वर्ट करोगे, वर्ष में कन्वर्ट करोगे। ये तुम्हारे पास में पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या बोला गया, प्रियंका, तो प्रियंका को मैं पी नाम से, नीलम का नाम क्या है तो एन नाम से, सुनीता का नाम क्या है एस नाम से। तो यहां बोला गया प्रियंका, नीलम और सुनीता ने किसी भी व्यापार में साझे के साथ काम करा। प्रियंका की जो पूंजी है, इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो नीलम की पूंजी की 2 गुणी है। तो यानी प्रियंका ने जितना पैसा लगाया वो नीलम क्या कितना लगाया, 2 गुना लगाया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया, नीलम की जो पूंजी है वो सुनीता की पूंजी का 4 गुना है। तो पहला काम करा करो, जब तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में सर्कुलर पाथ यानी ए बी सी डी बोले तो हमेशा कोशिश करा करो लास्ट से शुरू करा करो, अंतिम से शुरू करा करो। तो यहां पहले शुरू करूंगा मैं अंतिम से। तो नीलम की पूंजी सुनीता की पूंजी की 4 गुना है। तो सुनीता की पूंजी को अगर 1 मान लेता हूं, नीलम की पूंजी होगी 4, और शुरुआत में बोला था प्रियंका की पूंजी नीलम की पूंजी की 2 गुनी है। तो बताओ 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना जब भी तुम्हें ए बी सी डी ऐसे कोई कंसेप्ट आए, ए बी का इतना, बी सी का इतना, सी डी का इतना, तो हमेशा अंतिम से शुरू करना चाहिए जिससे एक लाइन में तुम्हारा आंसर आ जाए। अब बात करते हैं ये तो कौन सा मान हो गया कि सर जितना उन्होंने इन्वेस्ट करा, जितना उन्होंने पूंजी लगाई, यानी ये वाली वैल्यू जो वो क्या थी बताओ, इन्वेस्टमेंट थी। उसके बाद अगर बात करता हूं कौन सा आ जाएगा कि सर हमें पता है इन्वेस्टमेंट को अगर मैं समय से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में प्रॉफिट का अनुपात आता है। यानी पूंजी को अगर मैं समय से गुणा करता हूं तो मेरे पास जो अनुपात निकल के आएगा वो प्रॉफिट का आएगा, मतलब किसका आएगा, लाभ के बंटवारे का आएगा। अब यहां समय परफेक्ट ना देकर के उसने पहले रेशियो बता दिया, और यहां रेशियो क्या बताया कि सर 2 यहां होगा, 3 यहां होगा और 1 यहां होगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, जितना कटे उतना काट सकते हो, ना कटे तो सीधा मल्टीपल करके लिख दो। 8 को 2 से गुणा करा 16, 4 को 3 से गुणा करा 12, 1 को 1 से गुणा करा 1। तुम्हें अब इसके बाद जो क्वेश्चन बोला है कि नीलम का लाभांश बताओ, यानी प्रॉफिट ऑफ द नीलम पूछा है, और क्वेश्चन में बोला है प्रियंका और सुनीता का जो प्रॉफिट है उसका हमें टोटल वैल्यू जो दे रखी है कितनी दे रखी है, सुनीता और प्रियंका इन दोनों का टोटल मान दे रखा 95,625 रुपए। सबसे पहला काम क्या करोगे कि सर 95,625 रुपए जो लाभ दे रखा है, अब ये वाला लाभ जो वो वास्तव में रुपए में, जो चीज तुम्हारे पास रुपए में होता है उसी का अनुपात कितना है कि सर यहां 2 जनों का दे रखा है, एक प्रियंका का दे रखा है और एक किसका दे रखा है, सुनीता का दे रखा है। तो यहां प्रियंका का प्रॉफिट कितना 16, सुनीता का प्रॉफिट कितना 1, दोनों को जोड़ा तो किसके बराबर हो गया 17 के। अब तुम्हें जो पूछे उससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है भाई, हमें जिसका मान दे रखा है उसने बोला था कि प्रियंका और सुनीता का मान रियल में दे रखा है, तो जो चीज वास्तव में वो हमेशा ऊपर रखते हो, अनुपात में उसके नीचे रखते हो। जो पूछता है उस अनुपात से मल्टीप्लाई करना है कि सर हमें पूछा गया किसका बताओ, नीलम का प्रॉफिट, तो नीलम का प्रॉफिट पूछा है वो 12 से मल्टीपल कर दोगे कि नहीं कर दोगे। तो यहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले काटना शुरू करते हैं, क्योंकि अब देखो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो पहले चेक करो किसी भी ऑप्शन में पॉइंट नहीं है तो 100% ये 17 से कटेगा ही कटेगा। तो बताओ 17 से काटता हूं कितनी बार कटा, 17 5 85 10 बच गया, 106 में 17 6 102 4 बच गया, 17 34 6 और 2 8 17 5 85। अब 12 से गुणा करता हूं, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, 12 6 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, 12 पंजे 60, 60 और 7 कितना हो जाएगा 67, यानी 67500 67,500 रुपए तुम्हारा क्या हो गया बताओ, आंसर आ गया। तो ये तुम्हारे पास एक सीधा सीधा क्वेश्चन था। तो आप सीधा सा ध्यान रखिएगा, जब भी तुम्हें किसी क्वेश्चन में पूंजी और इन्वेस्ट पर आधारित क्वेश्चन आए। दूसरी बात आती है अगर तुम्हें कैलकुलेशन करनी हो तो पहला काम करोगे सर 17 से काटूं या ना काटूं, क्योंकि आपको ऑप्शन की तरफ नजर मारा, पॉइंट में नहीं है, तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि पॉइंट में नहीं है मतलब 100% ये कटा होगा। तो सीधा सीधा तुम्हें 17 का पाड़ा आता है तो सीधा सीधा 17 से डिवाइड करना था, आंसर आ जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बताओ कि बेईमान दुकानदार पर आधारित है कि 1 केजी के स्थान पे 850 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है, तो लाभ बताओ, प्रॉफिट बताओ। सबसे पहली गलती क्या होती है कि सर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम इनकी यूनिट बराबर करेंगे। यहां दे रखा है 1 केजी, यानी वास्तव में वजन जो था वो तो 1 केजी तोलना था, लेकिन उसने क्या करा बताओ, बेईमानी करी। यानी बेईमानी पर आधारित जो कंसेप्ट है कि उसने क्या करा, डिसऑनेस्ट, बेईमानी पर आधारित जो कंसेप्ट है कि सर उसने 850 ग्राम ही तोल कर दिया। कितना ग्राम तोल कर दिया, 850। अब एक बात बताओ,
1 केजी जो दे रखा है वो कितने ग्राम के बराबर है? कि सर पहले दोनों यूनिट बराबर होनी चाहिए, तो सबको पता है 1 केजी हो गया 1000 ग्राम के बराबर, यानी रियल में तुम्हें तोलकर देना था 1000 ग्राम, गलती से तोलकर कितना दिया 850। तो हमेशा ध्यान रखना, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं लाभ इधर। तो मेरे को एक बात बताओ कि ये वाला जो डिजिट है 1000 ग्राम जो दे रखा है, इससे मैं अगर 850 की तरफ जाता हूं तो सोच के देखो, 1000 से कोई इंसान 850 जा रहा है तो ये तो लाभ हुआ ही नहीं, ये क्या हो गया? हानि होगी, लॉस हो गया। कैसे कि 1000 से अगर मैं यहां 850 जा रहा हूं यानी वैल्यू कम हो रही है, और किसी भी वैल्यू से हमें कम वैल्यू दिखे तो हमेशा वो लॉस को डिनोट करता है, लेकिन उसने क्या बोला है? प्रॉफिट। तो ऐसे नॉर्मली सोच लिया करो, या फिर कोई कंसेप्ट दिमाग में रखो तो कंसेप्ट रख सकते हो। तो हमेशा कि सर प्रॉफिट किधर से किधर जाने पर हो रहा है? कि सर बेईमानी से इधर आता हूं तो मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है, कितने का दिख रहा है? कि सर 150 ग्राम का उसने फायदा उठा लिया। अब एक बात बताओ, जितने का फायदा होगा वो हमेशा ऊपर लिखेंगे, और हमेशा ध्यान रखना बेईमानी पर आधारित कंसेप्ट जो होता है उसमें जो कैलकुलेशन होती है प्रॉफिट की, किसकी? दुकानदार की, हमेशा वो कैलकुलेशन किस पर होगी बताओ? वो कैलकुलेशन होती है गलत वजन जो तोलकर दिया जाता है। तो यहां गलत वजन कितना तोलकर दिया था? कि सर 850 दिया था। या फिर नॉर्मली ऐसे देख लो, 850 से 1000 जाता हूं, 150 का मेरे को फायदा दिख रहा है, किस पर दिख रहा है? 850 पे। और परसेंटेज के लिए बताओ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब बताओ 0 से 0, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटा 17। तो एक बात बताओ, 300 बट्टे कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 एकम 17, बच गया कितना बताओ? 17 और 3 20, 10 30 13, 130। 130 में आप 17 से भाग दोगे तो 17 7 कितना हो जाएगा? 119। बच गया कितना? 11 बट्टे 17। तो तुम्हारा पहला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी बेईमानी पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, बेईमान दुकानदार पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप जब भी दुकानदार का लाभ परसेंट निकालोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि जो गलत वजन होता है, जो बेईमानी पर आधारित जो वजन होता है वो कहां रखा जाएगा? नीचे। और आपके पास में जितना अंतर दे रखा होता है वजन का, यानी जो रियल में देना था जो गलत दिया वो कहां लिखना है? ऊपर। और इनटू क्या कर दोगे? 100। तो यहां से तुम्हें प्रॉफिट परसेंट निकल कर आएगा कि नहीं आएगा? ये कंसेप्ट ध्यान रख सकते हो। चलिएगा अगला हमारा क्वेश्चन, ये प्रॉफिट लॉस का बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, जहां इंस्टेंट मेरे दिमाग में वहां पर कोई डाटा क्लिक होते ही नहीं है। कि आप जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन दिखे तो आप याद रखिएगा एक छोटा सा कंसेप्ट, कि जब जब तुम्हारे पास में सेलिंग प्राइस दे रखी हो, सेलिंग प्राइस फर्स्ट, सेलिंग प्राइस टू, यानी दो विक्रय मूल्य दे रखे हो लेकिन वस्तु सेम होनी चाहिए। अलग अलग वस्तु के विक्रय मूल्य होंगे तो अलग कंसेप्ट होगा, लेकिन सेम वस्तु को आज मैं कुछ रुपए पर बेच रहा हूं, कल किसी और रुपए पर बेचूंगा। तो जब जब तुम्हारे पास में दो सेलिंग प्राइस हो, शर्त ये होनी चाहिए वस्तु सेम होनी चाहिए। तो कंसेप्ट क्या लगाना है? अगर मैं उस वस्तु को कल तक बेच रहा था 84 रुपीज में, और आज मैं उसको बेच रहा हूं 96 रुपीज में, मतलब 84 रुपए में बेच रहा था, कल 96 रुपए में बेच रहा हूं मैं आज। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आपको आज जो लाभ होगा वो कल वाले से कितना होगा? दुगुना प्रॉफिट होगा। यानी याद रखिएगा, जब भी तुम्हें दो सेलिंग प्राइस दे रखे हो तो आपको पहला कंसेप्ट क्या दिमाग में लगाना कि सर यहां जितना प्रॉफिट हुआ था वो 1 रहा होगा, और यहां ज्यादा में बेचा है तो लाभ 2 गुना हो गया, मतलब 2 गुना। अब ये जो अनुपात दे रखा है वो किसका दे रखा है? लाभ का। तो मतलब सीधा साधा कंसेप्ट है कि 3 कंसेप्ट होते हैं। पहला मैं एक बार ये बता देता हूं, उसके बाद 2 कंसेप्ट और बताता हूं। कंसेप्ट क्या है? अगर आप किसी वस्तु को 84 में बेच रहे हो, उसी को अगर 96 में बेच रहे हो, तुम्हें यहां हो रहा है प्रॉफिट 1, यहां हो रहा है डबल, साफ साफ दिख भी रहा है, इससे ज्यादा में बिक रहा है। आप जब भी ऐसा कोई कंसेप्ट आए तो हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें जितना पैसा ज्यादा मिला आज, या अंतर जो दे रखा होता दोनों विक्रय मूल्य का, यहां तुम्हें प्रॉफिट का भी क्या लेना बताओ? अंतर। अब समस्या यह होती है तुम्हारे सामने कि अगर दोनों साइड प्रॉफिट होता है तो डिफरेंस ही आएगा, अगर दोनों साइड लॉस का अनुपात है तो अनुपातों का भी अंतर ही आएगा, क्योंकि दोनों प्रॉफिट होता है सिंबल सेम होता है, दोनों लॉस होंगे तो भी सिंबल सेम होता है। लेकिन अगर एक प्रॉफिट हो जाए एक लॉस हो जाए तो अंतर के बजाय क्या होता है बताओ? दोनों प्लस करते हैं। तो याद रखिएगा, दोनों सेम होते हैं लेकिन प्लस कब होता है? यानी आपके पास एक प्रॉफिट हो एक लॉस हो, यानी लाभ हो हानि हो तो अंतर के बजाय जोड़ना है। लेकिन अगर दोनों वैल्यू सेम हो प्लस की, यानी दोनों साइड लाभ होता है तो हमेशा अंतर आएगा। दोनों वैल्यू तुम्हारे पास में हानि हो तो भी यहां पर अंतर आएगा, लेकिन एक लाभ होता है एक हानि होती है तो हमेशा अंतर के बजाय प्लस आएगा। तो आप बताओ कितना डिफरेंस दिख रहा है? कि सर यहां पर 12 दिख रहा है, तो 12 रुपए का अंतर किसके बराबर हो गया? कि सर यहां अंतर 1 के बराबर हो गया। तो सीधा सा फॉर्मेट है कि 12 रुपए अगर तुम्हारे पास 1 की वैल्यू है तो अगर मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इस साइड में तुम्हें जितना प्रॉफिट मिला उसका मान आ गया सर 12 रुपए का पहले लाभ हुआ था, 12 रुपए का पहले लाभ हुआ। तो आपको पता है पूछा गया है
क्रय मूल्य पूछा है। तो सोच के देखो कि अगर कोई इंसान 84 यानी 84 रुपए में बेच रहा है, 12 रुपए का उसको लाभ हो रहा है, तो खरीदा कितने में होगा? लाभ को घटा दूंगा तो आपके पास बताओ इसका सीपी आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 72 रुपए इसका क्या हो गया बताओ? सीपी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो याद रखिएगा जब जब दो सेलिंग प्राइस दे रखे हो, इन दोनों का अंतर रियल में अनुपातों के अंतर के बराबर। बस बात यह है कि अनुपात अगर दोनों साइड प्रॉफिट गया तो अंतर ही लिया जाएगा, अगर अनुपात दोनों साइड हानि के तो भी अंतर लिया जाएगा, लेकिन एक साइड अनुपात अगर किसका है बताओ? लाभ का। एक साइड अगर अनुपात है हानि का, तो अंतर के बजाय उस टाइम पर अनुपात जुड़ते, यानी 2 और 1 3 के बराबर रखना पड़ता। चलिएगा अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ABC और दे रखा है कि साहब 20, 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी यहां पर कौन है? ए, यहां कौन है? बी, यहां कौन है? सी। किसी भी काम को अगर पूरा करते हैं 20 में क्या करेगा, 24 में क्या करेगा, और यहां कितना 30 में। सबसे पहला काम क्या करते हैं? यहां डे आता, यहां वर्क आता, और यहां क्या आती है बताओ? इनके काम करने की कैपेसिटी है, स्पीड आती है। तो 20, 24, 30 का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्यों लेना है? क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए सर कोई ना कोई काम तो रहा होगा। तो 20, 24, 30 का अगर एलसीएम लेता हूं तो बताओ कितना हो जाएगा? क्या सर 120 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 120 में आप सबका भाग दे पा रहे हो। तो 20 से अगर भाग दूंगा कितनी बार जाएगा? 6 बार। 24 से भाग दिया 5 बार, 30 से भाग दिया 4 बार। क्वेश्चन में बोला है कि अगर उन सबको मैं एक साथ काम पर लगाऊं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तीनों को तुम काम पर लगाओगे एक साथ, और जब तुम तीनों को एक साथ काम पर लगाओगे तो जिन जिन व्यक्तियों को काम पर लगाया जाता उन सबकी स्पीड हमें पता होनी चाहिए। और यहां स्पीड कितनी है? 6, 4, 10 और 5 से 15। यानी टोटल जो काम करना था वो 120 करना था। किससे भाग देना है तुम्हें बताओ? 15 से। तो यानी आप 15 से भाग दोगे, कितना हो जाएगा? 15, 8, 120। यानी यहां तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 8 दिन। सीधा सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन। यहां तुम्हारे पास एक कंसेप्ट दे रखा है कि 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी आपके पास ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी लंबाई जो दे रखी है वो कितना मीटर है? 60 मीटर है। ठीक है, ये वाला जो प्लेटफॉर्म है इसकी लंबाई है 60 मीटर। यहां बोला जा रहा है कि जिस साइड में रेलगाड़ी आती है, मतलब मान के चलो यहां से एक रेलगाड़ी आ रही है, यहां से ये क्या आ रही है? रेलगाड़ी आ रही है, इधर से रेलगाड़ी आ रही है। अब ये बोला जाता है कि वहां जिस साइड से एक रेलगाड़ी, एक व्यक्ति खड़ा है, मान के चलो यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और व्यक्ति खड़ा है और रेलगाड़ी उसको 4 सेकंड में पार करे। तो तुम एक कंसेप्ट बताओ कि रेलगाड़ी के टॉपिक में जब भी कोई ट्रेन किसी को पार करे, 2 कंसेप्ट होते हैं। जब भी ट्रेन किसी को भी पार करे तो दोनों ऑब्जेक्ट की लंबाइयां जोड़ी जाती है, लेकिन अगर कोई ट्रेन किसी से मिले तो ना तो ट्रेन की लंबाई काम में आती है, ना सामने वाले ऑब्जेक्ट की लंबाई काम में आती है। तो यानी ट्रेन कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे, पार करे, तो हमेशा ध्यान रखना दोनों की लंबाइयां जोड़ी जाएगी। तुम्हारे पास में पता है कि सर ये ट्रेन इधर से आएगी, इस व्यक्ति को पार कर रही है। आपको पता होगी ट्रेन की लेंथ की जो जितनी होती है उसके रेस्पेक्ट में उस व्यक्ति की लेंथ हमेशा 0 मानी जाती है। मतलब ये हो गया कि अगर व्यक्ति को पार करने में उसने 4 सेकंड लगाए, मतलब उसने अपनी दूरी को ही पार करा है, क्योंकि व्यक्ति की लेंथ हमेशा क्या मानी जाती है? 0। यानी खुद की दूरी को पार करने में 4 सेकंड लगाए। फिर यह बोला जा रहा है कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है। मतलब ये ट्रेन क्या है? ये यहां पर अगर आप चेक करोगे, ये जो ट्रेन है, ये आपको सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर मान लो ये ट्रेन यहां से पार करती हुई कहां पर आ जाए? यहां पर आ जाए, यानी पूरे प्लेटफॉर्म को अगर इसने पार करा है और ये ट्रेन कहां पर आ गई? यहां आ गई, तो पार करने का मतलब हो गया यहां से लेकर यहां तक की दूरी, और इसमें जितना समय लगा है साहब पूरा पार करने में समय कितना लगा? 6 सेकंड। अब मेरे को एक बात बताओ कि प्लेटफॉर्म व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा? 4। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा? 6। ज्यादा क्यों लगा? क्योंकि उसने अपनी दूरी तो दोनों कंडीशन में पार करी है, लेकिन जितनी दूरी प्लेटफॉर्म की है ये उसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी। तो बताओ 4 से 6 जाएंगे, कितना समय लगा? सर 2 सेकंड ज्यादा लग रहा है। और ये 2 सेकंड ज्यादा कहां लगा? क्योंकि जितना प्लेटफॉर्म की दूरी है, जितनी प्लेटफॉर्म की लंबाई है, इसी लंबाई पे उसको ज्यादा समय लगा। मतलब 60 मीटर को तय करने में इसको अगर 2 सेकंड ज्यादा लगते हैं तो बताओ यहां से इसकी चाल आ जाएगी, क्योंकि चाल बराबर स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो बताओ 60 बटे 2 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा? 30। लेकिन ये वाली जो चाल है मीटर पर सेकंड में, अपने को क्वेश्चन में पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो किससे गुणा कर दूंगा? कि सर मीटर को अगर किलोमीटर में पूछे तो हमेशा किलोमीटर पर आवर में पूछे तो हमेशा 18 बटे 5 से गुणा कर दिया जाता है। 5 6 30, 18 6 कितना हो जाएगा? 108। तो बताओ तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 108 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा
किसी भी व्यक्ति को पार करे, वही ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म या किसी पुल या फिर किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, पहली शर्त तो पार करना मतलब दोनों ऑब्जेक्ट की लंबाइयां जोड़ी जाएगी। यहां यह बोला गया है व्यक्ति को पार करा 4 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को पार करा 6 सेकंड में। ज्यादा टाइम क्यों लगा? क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म पे चलना पड़ा। तो प्लेटफॉर्म पे कितना सेकंड चली होगी? केवल और केवल प्लेटफॉर्म पे चली है सर 2 सेकंड। तो बताओ 60/2 यानी यहां पर चाल क्या आ जाएगी 30, लेकिन उसने किलोमीटर में पूछा है, 18/5 से गुणा कर देंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, 15 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा? तो तुम्हारे पास में सीधा सीधा फॉर्मूला पता है कि जब भी हमें अंतः कोणों का माप पूछे तो n माइनस क्या कर देंगे बताओ 2, और इनटू क्या होता है 180, और बट्टे क्या होता है n। ये किसका मान आता है? क्या सर ये वो मान आता है कि बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप। तो यहां n माइनस 2 इंटू 180/n से वैल्यू पुट कर दोगे। n कितना? n कोण होता है यहां भुजाओं की संख्या। n कौन होता है बताओ? कि सर भुजाओं की संख्या होता है। तो आप अंतः कोणों की जब जब बात करी जाए हमेशा फॉर्मूला ध्यान रखना, अंतः कोण का अगर माप पूछे तो n माइनस 2 इंटू 180/n। n कितना दे रखा था 15, माइनस क्या कर दिया 2, इंटू क्या करूंगा 180, बट्टे क्या लगाऊंगा n। n की वैल्यू कितनी है बताओ 15, तो 15 में से 2 गया तो 13, इंटू क्या हो जाएगा 180, बट्टे कितना लगाओगे 15, 15 से काटा यहां कितना हो जाएगा 12, तो 13 का अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा 156। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 156 डिग्री। तो फॉर्मूला याद रखना है, प्रत्येक अंतः कोण का अगर माप चाहिए तो फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180/n, और n की जो वैल्यू होती है वो होती है कि सर यहां पर हमारे पास n होता है भुजाओं की संख्या। तो ये ध्यान रखिएगा। यहां दे रखा 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर ये लंबाई की 2 समांतर जीवा खींची गई है, और यदि दोनों जीवा केंद्र की एक ही भुजा पर हो, यानी ये दोनों जीवा किस पे बताओ केंद्र की एक ही भुजा पे हो, तो जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहला काम अगर आप सोल्व करोगे तो क्या करोगे बताओ? कि सर यहां पर सबसे पहला काम करेंगे केंद्र से जीवा की दूरी। तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि केंद्र से जीवा की दूरी जो होती है, यानी केंद्र से जीवा की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? कि सर d होता है। तो अपने पास 2 है जीवा, तो d1 मान लेता हूं। d1 बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है r स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर मान लेता हूं, तो ये a1 स्क्वायर होता है। अभी हम बात करेंगे a1 कौन है, यानी आपको याद रखना है कि केंद्र से जीवा की दूरी तो d1 बराबर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है। यहां जो a दे रखा है वो a1 जो है वो क्या बताओ? वो जो आपके पास जीवा की लंबाई होती है, यानी जो जीवा की लंबाई होती है उसका आधा, यानी जीवा की लंबाई होती है उसमें किसका भाग लगाओगे 2, तो आपके पास किसका मान आ जाएगा a का। तो पहले क्वेश्चन त्रिज्या दोनों जगह पर सेम है 17 सेंटीमीटर, पहले वाली जीवा की लंबाई जो है उसमें क्या बोल रखा है 30 है। तो एक बात बताओ, यहां तुम्हें यह बोला गया है कि साहब 30 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई है, तो अगर मैं a1 का मान निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा 30/2 हो जाएगा, 30/2 यानी a1 का मान आ गया सर 15। अब तुम्हें दूरी पता करनी है पहले वाली, तो r का स्क्वायर यानी त्रिज्या कितनी है बताओ 17, तो आप सीधा सीधा लिखोगे 17 का स्क्वायर, a1 का मान था सर 15, 15 का स्क्वायर। तुम बताओ क्या करो कि सर 17 का स्क्वायर हो गया 289, 15 का स्क्वायर हो गया 225, तो 5 और 4 9, 2 और 6 8, तो यहां हो जाएगा √64, √64 का मतलब हो गया 8। तो यानी पहले वाली जो कंसेप्ट है, पहले वाले में इनकी जीवा की जो लंबाई दे रखी है, तो यहां पर केंद्र से जीवा की दूरी जो है वो क्या हो जाएगी बताओ? केंद्र से जीवा की दूरी पहले वाले के अकॉर्डिंग हो जाएगी सर 8। सेम फॉर्मूला लगाना है, सेम वैल्यू पुट करनी है d2 के लिए। d2 के अंदर क्या हो जाएगा? त्रिज्या दोनों जगह पर सेम है, यहां a2 आ जाएगा। अब बताओ a2 क्या आराम से बता दोगे आप कि सर जितनी हमें क्या दे रखी है 16 सेंटीमीटर की लंबाई की जीवा दे रखी है, तो आपको पता है सर a2 क्या हो जाएगा? उस जीवा की लंबाई का आधा, कितना हो गया बताओ 8 हो गया। वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आएगा यहां पे d2 बराबर क्या हो जाएगा कि r का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना हो गया माइनस 8 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 289 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा 9, और 6 और जो हो जाएगा 2, और ये हो गया 2, तो 225 का रूट कितना होता है 15। अब उसने बोला है कि उन जीवाओं के बीच की दूरी, तो ये बताओ इस जीवा की कितनी 15, यहां कितनी है 8, तो इनके बीच की दूरी यानी 5, 15 माइनस 8 कितना 7, मतलब यहां पूछा गया था कि d2 माइनस d1 बराबर अगर वैल्यू पुट करता हूं तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। तो ये सीधा सा फॉर्मेट है। तो यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो कंसेप्ट क्या है तुम्हारा कि जब भी तुम्हें त्रिज्या की बात करें, जब भी तुम्हें यहां वैल्यू दे रखी होगी, सीधा सीधा तुम्हें क्या करना जीवा का फॉर्मेट को अकॉर्डिंग सोल्व करना है। ठीक है,
अगला हमारा कंसेप्ट है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दे रखा है। तो समांतर चतुर्भुज जो एबीसीडी दे रखा है, इसमें आपके पास में जैसे मैं लिखता हूं ए, ये लिखा बी, ये लिखा सी और ये लिखा डी। अगले ने बोला है कि एबीसीडी में एंगल ए जो दे रखा है वो आपके पास में कितना बताओ 70 डिग्री। तो आपको पता है ये दोनों कोण जो होते हैं इनका योग होता है 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अगर ए का मान मेरे को पता है 70 है तो बताओ एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 180। तो एंगल बी बराबर 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो तुम्हारे पास में आंसर कितना हो जाएगा। उसने पूछा क्या था बताओ, एंगल ए का मान पूछा था, यहां एंगल बी का मान आएगा। तो एंगल बी का मान कितना हो जाएगा बताओ 110 डिग्री। ठीक है, तो यहां एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, एंगल बी आएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 176 मीटर परिधि वाले वर्ताकार पार्क। तो यानी ये बताओ, ये सर्कल का एक पार्क है, इसके बाहर कोई ना कोई क्या बोल रहा है बताओ कि 176 मीटर परिधि, परिधि का मतलब क्या हो जाएगा सरकमफ्रेस, सरकमफ्रेस का मतलब हो जाएगा चारों तरफ अगर आप एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय करते हो उसको कहते हैं सर परिधि। किसी वर्ताकार पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी ये वाली जो सड़क है इसकी लंबाई हमें कितनी दे रखी है 7 मीटर दे रखी है। अब एक बात बताओ, आप सबसे पहले ये सोल्व करोगे सर यहां से यहां तक की दूरी क्या रेडियस है, रेडियस में अगर मैं 7 सेंटीमीटर और जोड़ दूंगा तो ये पूरा रेडियस आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, बाहरी वृत्त का त्रिज्या जो होगी वो r प्लस 7 होगी, अंदर वाले इस आपके पास सर्कल दे रखा है उसकी त्रिज्या क्या होगी r होगी। अगले ने बोला है कि एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है, सड़क का क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला तो बाद में देखेंगे, पहले तुम्हें रेडियस पता होनी चाहिए। तो इस अंदर वाले सर्कल का जो सरकमफ्रेस होता है, इसका जो परिधि होती है वो परिधि का फॉर्मूला जानते हो सारे 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है 176, और यहां से अगर 2 से कट करता हूं कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16। पाई का मान हो गया सर 22/7 इंटू आर बराबर 88 हो गया। यहां से कट करा 4 बार कट जाए सर, रेडियस बराबर कितना हो जाएगा 28। यानी तुम्हारे पास में रेडियस जो अंदर वाला सर्कल था उसकी रेडियस मिली है वो कितनी मिली है कि सर यहां रेडियस मिली है हमें 28। अब एक बात बताओ, 28 तो यहां का मान था, इसमें ये 7 और जोड़ दूंगा तो इसका मतलब बाहरी जो वर्त है उसकी त्रिज्या आ जाएगी। तो ये तो मान लेता हूं R1, ये मान लेता हूं R2। तो एक बात बताओ कि R1 अगर आपके पास 28 है तो R2 कितना हो जाएगा 28 प्लस 7 यानी कितना हो गया सर 35 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहां पर, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, आंसर भी मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करना ही नहीं है किसी को। अगले ने बोला सड़क का क्षेत्रफल बताओ। तो एक बात बताओ, पूरे सर्कल में से अंदर वाले सर्कल को हटा देता हूं, यानी पूरे सर्कल का एरिया जो होता है क्षेत्रफल होता है, उसमें अंदर वाले जो आपके पास सर्कल दे रखा है उसका क्षेत्रफल हटा देता हूं तो बच गया वो सारा किसका आएगा सड़क का आएगा। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया, क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर, बट यहां हम क्या करेंगे सर R2 का स्क्वायर में से अगर मैं R1 का स्क्वायर घटाता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब बाहरी वर्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से अंदर वाले को घटाता हूं तो बीच वाला माना जाएगा सड़क का। तो ये वाला जो एरिया आएगा वो किसका आएगा बताओ, सड़क का एरिया आएगा कि नहीं आएगा, उसका रोड का क्षेत्रफल आएगा। तो एक बात बताओ 22/7 हो गया। R2 की जो वैल्यू दे रखी है वो आपके पास दे रखी है 35 का स्क्वायर, R1 का जो मान है वो कितना दे रखा है 28 का स्क्वायर। तो आप बताओ सीधा सीधा सोल्व करोगे सर 22/7, 35 का मान कितना होता है 1225 होता है, 28 का मान कितना होता है 784 होता है। ठीक है, अब यहां से अगर मैं माइनस करता हूं वैल्यू क्या आ जाएगी 22/7, और यहां माइनस करे 4 और 1 5, 8 और 4 12, और 7 और 1 8, 8 और 4 12। ठीक है, अब बताओ 7 6 42, 7 3 21, 22 3 66, 22 से 132 और कितना हो जाएगा 138। तो तुम्हारे पास में ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी तुम्हें ऐसे कोई सड़क की बात आए, कैलकुलेशन की बात आए, तो हमेशा थोड़ा सा स्क्वायर क्यूब पे ध्यान दीजिए। स्क्वायर क्यूब हमेशा याद रखिए क्योंकि ये हमेशा कहीं भी काम आ जाते हैं। तो जो चीज तुम्हें पहले से पता रखनी है वो हमेशा याद रख करके रखिए, जिससे तुम्हें थोड़ा कैलकुलेशन के चक्कर में कॉन्फिडेंस रहे। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप बराबर है, यानी सबसे पहले ये क्या बताओ स्क्वायर दे रखा है, ये क्या दे रखा है सर्कल।
परिमाप यानी पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है कि सर वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है, समान। तो इसका मतलब इसका परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू ए। ठीक है सर, ये किसके बराबर है, सर्कल का परिमाप। तो सर्कल का परिमाप, वर्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। इन दोनों को अगर आप बराबर करोगे तो पहला काम सर जितना घटे उतना काट देंगे। तो यहां वैल्यू आई 2 इंटू ए, उधर वैल्यू आई पाई इंटू आर। अब जब क्षेत्रफल पूछा है, जब एरिया पूछा है, तो आपके पास पहले मान पता होना चाहिए कि सर ये भुजा कितने के बराबर है, ये रेडियस किसके बराबर है। तो याद रखिएगा पूरी मैथ में जब भी तुम्हें कोई दो वैल्यू बराबर दिखे, दो वैल्यू बराबर दिखे तो क्रॉस करते ही अनुपात बन जाएगा। यानी जब भी तुम्हें कोई दो वैल्यू बराबर दिखे तो क्रॉस करते ही रेशियो बन जाएगा। यानी यहां की वैल्यू आ जाएगी सर आर, जो अपने पास आर दे रखा था ये तो पता करना है, और ये इसके मल्टीपल में कौन था, पाई, यहां आ जाएगा। इस भुजा के मल्टीपल में कौन था, 2। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई कि सर भुजा का मान लिया मैंने पाई आ गया, यहां रेडियस का मान मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अगला बोल रहा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हें एक भुजा पता, तुम्हें उसकी रेडियस पता, तो यहां तुम आओगे सीधा सीधा एरिया पे, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर करने का मतलब भुजा स्क्वायर हो जाएगी। तो यहां भुजा पाई थी तो पाई का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। किसका बताओ, वर्ग या स्क्वायर का। अगर मैं सर्कल की बात करता हूं तो यहां सर्कल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर की जगह पर वैल्यू क्या है तुम्हारे पास में, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ यहां पाई स्क्वायर हो गया, रेशियो आ जाएगा यहां पे, और रेशियो हो जाएगा पाई इंटू आर यानी 4। तो बताओ पाई से पाई कट जाएगा, केवल एक पाई बचेगा। यहां वैल्यू आ गई पाई अनुपात 4। ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा कि नहीं होगा। तो जब भी तुम्हें दो छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि किसी भी टॉपिक में अगर तुम्हें कोई दो वैल्यू बराबर दी जाए, बराबर वैल्यू दी जाएगी, क्रॉस करते ही क्या बना दोगे, रेशियो बन जाएगा। मतलब ये हो गया कि अगर ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये भुजा किसके बराबर है, पाई का मान। यानी भुजा जो होगी वो क्या होगी, पाई रहेगी। यहां रेडियस था, रेडियस कितना हो गया, सर 2 हो गया। तो आपके पास क्षेत्रफल पूछे तो आप सीधा सीधा क्या कर दोगे, सर क्षेत्रफल होता है किसका, स्क्वायर का, भुजा स्क्वायर। लेकिन सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर मेरे पास 2 था, उसका स्क्वायर कर दिया, 4 आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक पाई उधर बचेगा, यहां वैल्यू आ जाएगी आपके पास पाई अनुपात 4। अगला हमारा जो क्वेश्चन वो देखिएगा, यहां बोला गया 2.2 घन डेसी मीटर पीतल को 0.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार में खींचा जाता है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। भाई आप हमेशा ध्यान रखो 2.2 घन डेसी को तो अगर कन्वर्ट करोगे किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये किसके बराबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कि सर 1 घन डेसी को सेंटीमीटर क्यूब में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो मेरे को मल्टीप्लाई करना 1000 से। तो यानी 2.2 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं, पॉइंट हट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास कितनी बताओ, 2200 सेंटीमीटर। यानी 2200 सेंटीमीटर क्या हो गया, क्यूब। अब क्यूब बोला है, इसका मतलब क्या दे रखा होगा, आयतन है। क्योंकि किसी भी यूनिट की अगर पावर 2 होती है, पावर अगर स्क्वायर होता है तो वो हमेशा एरिया डिनोट करता है। लेकिन अगर किसी भी यूनिट की पावर अगर 3 होती है, अगर वो क्यूब होता है तो वो आपके पास में वॉल्यूम डिसाइड करता है, आयतन डिसाइड करता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमें जो क्वेश्चन में बोला गया वो क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला गया, किसकी बात कर रहा था बताओ, बेलनाकार तार। तो बेलनाकार तार की अगर आयतन बात करता हूं, अगर बेलनाकार तार का, बेलन का अगर मैं आयतन निकालता हूं, वॉल्यूम निकालता हूं, तो बताओ आप फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या सर, अपने पास में डायमीटर दे रखा था, व्यास दे रखा था 0.5 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर व्यास दे रखा है तो मेरे को डायमीटर व्यास से क्या ही मतलब है, हमें मतलब है क्या सर, रेडियस से। तो रेडियस बराबर त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, 0.5/2। तो 0.5/2 कितना हो गया, क्या सर 0.25 हो जाएगा। बस सीधा सीधा गेस है कि 0.25 हमारे पास में क्या आ गई, रेडियस आ गई। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें वॉल्यूम पता है सर कितना, 2200, किसके बराबर रखूंगा, 22/7। आर स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 0.25 इंटू 0.25, क्योंकि आर स्क्वायर, और इंटू क्या बताओ, एच। यहां से तुम्हारे पास उसे तार की लंबाई आएगी। बट यहां सेंटीमीटर क्यूब है, ऑप्शन में मीटर है, तो उसको एक बार और चेंज करना पड़ेगा। पहले सोल्व कर लेते हैं। तो 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट से हटाता हूं कितनी बार कट जाएगा सर, 2 0। यहां पॉइंट से कितने आ गया, 2 डिजिट है तो 2 0 आ गया। 25 से काटे 4 बार, 25 से काटा 4 बार। अब मेरे को एक बात बताओ कि यहां अगर वैल्यू है 4 इंटू 4 कितना, 16। 16 को 7 से गुणा करता हूं कितना हो जाएगा, 16 7 112, और यहां लगे थे 2 0, तो हाइट का मान आ गया। बट यहां जो वैल्यू हो किसमें बताओ, सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर को तुम्हें मीटर में आंसर दे रखा है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, क्या सर इसमें भाग लगा देंगे, किसका बताओ,
100 का जैसे ही तुम 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तक भाग लगाते हो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 112 मीटर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सीधा सा फॉर्मेट ध्यान रखिएगा कि आप एक घन डेसीमीटर को अगर चेंज करते हो तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक गोले का व्यास, व्यास से हमें कोई मतलब नहीं होता कि सर हमें मतलब है रेडियस से, तो पहले रेडियस बता दो, 0.7 में डिवाइड किससे करूंगा, 2 से, तो कितना हो जाएगा कि सर 0.35 हो जाएगा, 0.35 आ जाएगा। एक पानी की टंकी से 3000 गोले, यानी आपको अगर एक गोले का आयतन पता हो जाए तो उनको मैं 3000 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि छोटे छोटे जो गोले वो 3000 की बात कर रहे हैं, तो एक गोले का आयतन पता चल जाए जिसमें उसकी त्रिज्या 0.35 थी, तो बताओ तुम 3000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब हमें पता है सर एक गोले का आयतन, यानी आप बताओ एक उस छोटे से पार्टिकल जो सर्कल आकार का होगा, यानी आपका जो इस गोले की बात कर रहा हूं, तो आपके पास एक गोले का जो आपके पास आयतन है वो कितना हो जाएगा, कि सर एक गोले का आयतन जो होता है वो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 क्या होता है बताओ, पाई आर क्यूब होता है, यानी एक गोले का आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। तुम्हारे पास में सीधी सी वैल्यू पुट करनी है, और जैसे आप यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास एक गोले का आयतन कितना निकलेगा, 4/3, पाई का मतलब हो जाएगा 22/7, आर कितना है बताओ, कि सर आर दे रखा है 0.35, फिर दे रखा है 0.35, फिर दे रखा है 0.35, ठीक है। तो यहां तुम अगर सोल्व करना चाहोगे तो पहले पॉइंट हटा दिया 2 0, यहां पॉइंट हटा दिया 2 0, यहां पॉइंट हटा दिया 2 0। अब 7 से अगर मैं काटता हूं ये 5 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर मैं दूसरा काम क्या करता हूं कि सर मैं एक काम और कर लेता हूं कि 5 से अगर उड़ाता हूं तो ये 5 से 20 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं 4 से कट करता हूं सर ये एक बार 5 बार कट जाएगा, 5 से फिर मैं काटता हूं ये 7 बार कट जाएगा, फिर 5 से काटा ये 20 बार कट जाएगा, फिर ये 5 से काटा 7 बार कट जाएगा, फिर अगर मैं बात करता हूं तो सर 2 से ही काट लेते हैं, ये 11 बार कट जाएगा, ठीक है। डिवाइड में 0 पड़ा है, ऊपर ही वैल्यू आ गई, तो v बराबर क्या हो गया, 7 × 7 49, तो 49 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूं, बट्टे में कितना 3, कितने 0, 1 2 3। अब बताओ अगर 49 से मल्टीप्लाई करता हूं 9 हो गया, 9 4 3 4 और 1 5, 539 है। डिवाइड में क्या रखना बताओ, 3000 रखना, ठीक है। ये तुम्हारे पास जो वैल्यू निकल के आई है, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है बताओ, कि सर आयतन के बराबर है। किसके बराबर है, आयतन के बराबर है। उसने क्या बोला है कि ये अगर एक गोली का आयतन 539/3000 है, तो हमें बताओ 3000 गोलियों का आयतन कितना होगा। वो कंसेप्ट यहां पर आप क्या करोगे कि सर 539/3000 जो है, इसको अगर मैं 3000 गोलियों से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3000 से 3000 कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि छोटी छोटी जो गोलियां होंगी वैसी तो 3000 बूंदे बनेंगी, और अगर आपको जितनी बूंदे बनी है उनसे मल्टीप्लाई करना है तो पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, वो लास्ट में देखा जाएगा जो भी कटने, तो वहां से वैल्यू कट जाएगी, तुम्हारे आंसर आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ये आपके पास में एक डीआई बेस्ड क्वेश्चन था। क्या दे रखा है कि यहां बोला गया है कि डाटा इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग कि PQRS के उन दशकों के परसेंट को दिखाया जा रहा है, कौन सा स्तंभ बताओ, कि सर पहले वाला। यानी ये दे रखा है ये सारे के सारे किसमें है, कि सर परसेंटेज में। किसमें बताओ, परसेंटेज में। अगले ने बोला कि इन सभी में परसेंटेज जो उसमें प्रत्येक सप्ताह में टेलीविजन पर 3 से कम फिल्में, यानी जो कैंडिडेट मूवी देखने का शौकीन है और मान लो वो 3 से कम है, जिसको ज्यादा शौक है वो क्या होगा 3 से ज्यादा देख ले। लेकिन उसने स्तंभ बताया कि पहले वाला जो यहां पर स्तंभ है, ये जो बोलेगा वो क्या बोलेगा, ये बोल रहा होता कि ये जो कंसेप्ट है 3 से कम यानी लेस देन 3, यानी 3 से कम जितनी मूवी है उसकी रो जो है वो परसेंटेज में इतनी। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ये 3 से कम है तो अगर मान लो मैं यहां कैलकुलेट कर देता हूं कि 3 से ज्यादा कि ग्रेटर देन 3, 3 से ज्यादा वाले कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर 50% कम है तो ज्यादा कितने होंगे, इधर 50 बच गए। 56% इधर है तो बताओ इधर कितना परसेंट है, 44%। 70% इधर है तो ये 30% हो गया, और 58% यहां पर है तो बताओ कितना हो जाएगा, कि सर यहां हो जाएगा 42%। मतलब क्या हो गया, ये वाला जो आपके पास कॉलम दे रखा है ये 3 से क्या कम मूवी देखने वाले, तो अगर मैं 100% में से माइनस कर देता हूं तो ये ऊपर वाले सारी वैल्यू क्या होंगी, 3 से ज्यादा मूवीज होंगी वो देख। अगला कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन में जो सेकंड जो कॉलम है वो किसका बोला गया, उसने बोला सेकंड कॉलम में
प्रत्येक गांव के उन दर्शकों की कुल संख्या को दर्शाया गया है जो प्रति सप्ताह टेलीविजन में या तो 3 देखते हैं या 3 से ज्यादा। तो ये एक बात बताओ कि 50% अगर ये कम है तो ये वाला 50 इसकी वैल्यू होगी, अगर ये 56% कम है तो 44% 3960 का मान हो गया। उसी तरह अगर आर की बात करें तो एक बात बताओ 70% जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास में कौन सी है, 3 से कम, तो इसका मतलब 3 से ज्यादा वाली वैल्यू जो होगी वो कौन सी होगी बताओ, 3000। मतलब 3000 जो वैल्यू है वो अगर 30% का मान है इंटू 100 करते ही आर के टोटल मूवी देखने वाले आ गए, जिसमें कम वाले भी और ज्यादा वाले भी। तो तुम्हारे पास में आर के टोटल कैंडिडेट हो गए सब 10,000, क्योंकि तुम्हें जो रियल मान दे रखा है संख्या वो तो दे रखा है ज्यादा का, 3 से ज्यादा का, परसेंटेज दे रखा 3 से कम। तो पहला काम करोगे 3 से कम अगर परसेंटेज है तो दूसरा 3 से ज्यादा वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। तो पहला काम हो गया सर 3000 जो वैल्यू है आर की ये 70 के बराबर नहीं है, ये किसके बराबर है, 30 के, क्योंकि वहां लैंग्वेज में दे रखा था। अब एक बात बताओ अगले ने क्या पूछा है, अगले ने पूछा आर में कितने दर्शक ऐसे हैं जो प्रत्येक सप्ताह में 3 से कम देखते हैं। पूछा है वो बताओ कितने का पूछा, 3 से कम वाली लाइन का, कि सर 10,000 टोटल मूवी देखने वाले थे आर के, उनमें से 70% का मान बता दो। तो बताओ कितना आ जाएगा, कि सर 7,000 आ जाएगा। तो तुम्हारे पास में सीधी सी वैल्यू निकल के आ गई ऑप्शन नंबर ए। तो बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है? तो ये बढ़िया सा कंसेप्ट, बढ़िया क्वेश्चन था। यहां सीधा सीधा ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है कि समांतर मादे से लिए गए सभी विचलनों का बीजीय जो योग होता है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तुम्हारे पास माध्यिका की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताओ कि जब जब माध्यिका की बात करी जाती है हमेशा आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में चलो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी आप सबसे पहले क्या लिख देते हैं, छोटे नंबर को लिखते हैं। तो एक बात बताओ, बढ़ते हुए क्रम में लिखता हूं, सबसे पहला नंबर कौन सा, 2, उसके बाद कौन सा है, क्या सर 3 है, उसके बाद कौन सा है बताओ, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद कौन सा बताओ, 2 3 4, फिर हमें दे रखा है 6, और 6 कितनी बार है, 2 बार, उसके बाद क्या है बताओ, 7 कितनी बार है, 2 बार है, उसके बाद कौन सा है, कि सर 8 हो गया, उसके बाद कौन सा है, 9 हो गया, उसके बाद कौन सा 10 हो गया, उसके बाद कौन सा है 12। नंबर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब आप जब भी माध्यिका पूछे तो अगर आपके पास 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मेन मोड मीडियन के, सबके 3-3 फॉर्मेट होते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा उसका पहला फॉर्मेट होता है, अगर नॉर्मल संख्या दे रखी होती है माध्यिका पूछे तो इसके अंदर क्या होता है, माध्यिका का मतलब हो गया एग्जैक्ट बीज का मान। उसका तरीका क्या होता है कि आपके पास में अगर यहां चेक करता हूं तो बताओ टोटल नंबर कितने, 11, टोटल नंबर कितने हो गए 11। तो मेरे को एक बात बताओ कि यहां 11 नंबर है तो एग्जैक्ट बीज का मान जो होगा वो कितना होगा, कि सर बीज का मतलब 5 इधर 5 उधर, तो 1 2, तो यहां कितना 1 2 3 4 5, उधर कितने 1 2 3 4 और 5, तो 20 का नंबर कौन हो गया 7। या फिर आप क्या कर सकते थे, n+1, और आपके पास में n प्लस क्या हो जाएगा बताओ 1 हो जाएगा, और n+1 जो मान दे रखा है कि सर n+1 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2। यानी आपको कौन सा पद पूछे तो n का मतलब क्या हो जाएगा, सर 11 नंबर थे, प्लस 1 करा 1 बट्टे कितना 2, तो 12/2 कितना, तो आपको कौन सा पद पूछना था, छठवां पद ही इसकी माध्यिका होगी। या फिर क्या कर सकते थे कि सर बीच का मान होता है, 11 में 5 इधर होता है 5 इधर होता है, बीच का मान ही क्या होता है, माध्यिका होती है। तो यहां से काउंट करा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और छठवां नंबर जो दे रखा वो कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर है तुम्हारे पास बी, यानी 7 आ गया। चलिएगा अगला हमारा क्वेश्चन, के किस मान के लिए यहां पर जो समीकरण है वो क्या दे रखा बताओ, अद्वितीय हल। तो जब भी तुम्हें अद्वितीय हल की बात करी जाती है आपको फॉर्मेट पता होगा, a1/b1 नॉट इक्वल टू, भाई आपके पास जब भी अद्वितीय हल की बात करी जाती है तो सबसे पहला फॉर्मेट क्या लगाओगे, a1 क्या हो जाएगा, a1 रख सकते हो भाई, यहां पर क्या लिखोगे a1/a2, और ये नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1/b2। ये अद्वितीय हल की जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है। तो बताओ a1 का मान कितना, कि सर जो x के साथ में मल्टीपल होता है वो हमेशा ही 1 होता है, y के साथ मल्टीपल होता है वो कौन सा होता है, b होता है, और आपके पास तीसरी वैल्यू जो होती है वो कौन सी मानी जाती है, कांस्टेंट वैल्यू मानी जाती है, c का मान माना जाता है। तो a1 की वैल्यू कितनी होगी 2, और यहां अगर a2 की बात करता हूं कितना बताओ k, और यहां नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना बताओ 3, और यहां b2 का मान जो y का मल्टीपल हो कितना हो गया 6। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 1/2, 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई करूंगा 4 हो जाएगा, 4 नॉट इक्वल टू क्या बताओ के। तो तुम्हारे पास ऐसा फॉर्मेट कहां दिख रहा है, कि सर यहां दिख रहा है कि के जो है वो नॉट इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था।
यहां पर तुम्हारे पास फैक्टर बताने के बताओ इसके गुणनखंड कौन से हैं। तो आपको कुछ नहीं करना कि सर इसमें से अगर मैं x कॉमन लेता हूं, आप अगर x कॉमन लेते हो तो यहां क्या बच जाएगा, x ले, इसमें से अगर मैं x ले सकते हैं, फिर सब जगह से 2 कॉमन आ रहा है, तो मान लो मैं 2 कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, और यहां 32 में 16। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा सर ये किसी ना किसी का क्या बताओ स्क्वायर दिख रहा है। अगर मान के चलो नहीं पता चले ऑप्शन से हेल्प ले लिया करो, हर जगह पे x प्लस 4 है, तो एक काम करता हूं, क्या ये x प्लस 4 का स्क्वायर है क्या, मतलब ये x प्लस 4 का स्क्वायर है क्या, क्योंकि आपको पता a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि आपको पता हो कि सर a प्लस बी का फॉर्मूला जो है इसका स्क्वायर है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 2ab। तो बताओ ऐसा फॉर्मेट बन रहा है क्या, तो यहां x का स्क्वायर हो गया, 4 का 16 हो गया, 2x 2ab क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8x, सर सेटिस्फाई हो रहा है। बाहर मल्टीपल में कितना 2, क्या कहीं किसी ऑप्शन में है कि सर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, तो ऑप्शन टिक कर दिया, आंसर आ जाएगा। यानी आपके पास में 2 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। चलिएगा अगला जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, यहां पर दे रखा है कि 2 बहुपद है और यहां 2 बहुपद है, उसमें एलसीएम और जीसीएफ। जीसीएफ का मतलब क्या हो जाएगा, एचसीएफ की बात होती है, यानी दोनों सेम है, तो आपके पास फॉर्मेट क्या हो जाएगा कि सर एलसीएम इंटू जीसीएफ बोलो चाहे एचसीएफ बोलो, किसके बराबर होता है, पहला पद इंटू दूसरा पद, एक फॉर्मूला होता है आपके पास में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड। तो आपको सीधा सीधा फॉर्मेट क्या यूज करना है कि सर अगर हमें एलसीएम दे रखा वो मैं रख दूंगा एलसीएम की जगह, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हो गया सर 11x, और यहां वैल्यू निकल के आ रही है 70, और अगर मैं एचसीएफ से गुणा करूंगा, एचसीएफ दिख रहा है सर वहां पे कितना, ये वाली जो वैल्यू है ये तुम्हारे पास में जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 120, यहां तुम्हारे पास थोड़ा मिसप्रिंट है, आपके पेपर में सही था ये, यानी यहां वैल्यू कितनी है बताओ x माइनस 7, यानी एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70, और ये एलसीएम का मान था। जीसीएफ या एचसीएफ का मान जिसको बोल सकते हो आप, इसकी जगह पर एचसीएफ रख दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके बराबर है बताओ x माइनस 7 के, और ये बराबर जो दे रखा है वो एक पद मेरे को दे रखा है ये, तो मैं इसको एक बार यहां रिप्रेजेंट करता हूं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पहला पद इंटू मेरे को रखना है सर दूसरा पद, इसके बराबर है कि नहीं है बताओ। अब तुम्हें यहां से सोल्व करना है, तो मैं एक बार कैलकुलेट करता हूं कि एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70, ठीक है, और हमारे पास में ये x माइनस 7 है, डिवाइड में क्या लगाता हूं वो नंबर इधर लाऊंगा, तो बताओ ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, किसके बराबर है, क्या सर दूसरा नंबर। अगले ने तो दूसरा बहुपद ही पूछा था। एक बात बताओ, आपके पास में इसके फैक्टर बनाओगे तो पहला काम करता हूं कि ऊपर वाला जो डिजिट है, क्योंकि देखो जब भी तुम एलसीएम लेते हो उस एलसीएम में से आपके पास एचसीएफ तो कॉमन आएगा ही आएगा, मतलब जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम में से तो आता ही आता है, मतलब x माइनस 7 वहां है, तो इसके अगर मैं टुकड़े बनाता हूं, इस वेक्टर के अगर मैं टुकड़े, इस नंबर के अगर मैं टुकड़े बनाता हूं, तो इसके टुकड़े में x माइनस 7 तो 100% आएगा। यानी यहां से तुम्हारे पास जब टुकड़े बनाओगे तो x माइनस 7 आएगा, तो इसके जो 2 टुकड़े बनेंगे उसमें पहला बन जाएगा x माइनस 7, अगर x माइनस 7 इसका पहला टुकड़ा बन गया तो दूसरा टुकड़ा क्या बन जाएगा तुम्हारा, अगर आप भागफल विधि से भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना बन जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस बन जाएगा 3x और माइनस हो गया सर 10, और इनटू क्या दे रखा था x माइनस 7। यहां हिंट कैसे मिली, क्योंकि एलसीएम में जो एचसीएम होता है वो छुपा होता है, तो एलसीएम में से कॉमन जो एचसीएम मेरे को पता है तो वो तो उतना आना ही है, तो वहां से x माइनस 7, तो ये आपके पास से 2 फैक्टर आ गए। डिवाइड में जो वैल्यू है इसके मैं टुकड़े करता हूं, यानी 7 पंजे 35, यानी यहां पे अगर मैं टुकड़े करता हूं तो कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, तो सीधे सीधे 2 फैक्टर बन गए x माइनस 5, ये बन गया x माइनस 7, x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तुम्हारे पास में ये जो वैल्यू है अभी तक कोई पद ऐसा मिला नहीं है अपने को, लेकिन इसके मैं वापस टुकड़े करता हूं तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10, यानी 5 इंटू 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि सर इसके दोबारा टुकड़े करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी x माइनस 7 x प्लस 2, और x माइनस क्या हो जाएगा बताओ 5, और डिवाइड में क्या रखना है बताओ कि सर x माइनस 5, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, अभी तक दूसरा पद मिला नहीं। अब यहां से x माइनस 7 और हमारे पास x प्लस 2 जो दे रखा है, यहां से तुम सोल्व करते हो तो कितना बन जाएगा कि सर यहां वैल्यू इसको मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हो गया 2x, माइनस का हो गया 7x प्लस, और यहां पर सोल्व करें तो माइनस को गुणा करेंगे 7 दूनी 14। तो यहां तुम्हें ऐसा कोई नंबर दिख रहा है कि 2x में से माइनस का 7 गया तो कितना बचा
कि सर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 14, तो बताओ ये वाली वैल्यू तुम्हें कहां दिख रही है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 14, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 80। तो एक बात याद रखिए, जब भी कभी तो बहुपद की कंडीशन आए, तुम्हें एलसीएम दे रखा होता है, तो एचसीएफ भी पता होता तो याद रखिएगा एलसीएम में से एचसीएफ तो कॉमन मिल ही जाएगा, तो वहां से तुम्हें आइडिया लग जाता है कि मैं अगर भागफल विधि से भाग देता हूं या थोड़ा सा कमांड करते हो कि इस पे फैक्टर बनाने में, तो सीधा सीधा x माइनस 7 से भाग दिया जाएगा, क्योंकि आपको एचसीएफ पता था। तो x माइनस 7 से भाग दोगे या फिर थोड़ा सा फैक्टराइज कर दोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू निकल के आएगी। फिर उसके बाद दोबारा जितना रिप्रेजेंट तक हो ऑप्शन में होता है उतना तुम्हें उसको लेकर जाना है। तो बताओ यहां तक समझ आ गया। ये तुम्हारे पास में क्वेश्चन था एलसीएम और एचसीएफ का। तो ये तुम्हारी क्लास यहीं खत्म होती है। आपके पास में वीडियो का जो पेपर था आपको थोड़ा सा समझ आया होगा, अच्छे से इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।